और वहीं राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे ने ग्वालियर जिले के चिनौर तहसीलदार मनीष जैन से खास बातचीत की। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो हैं तहसीलदार मनीष जैन जी, जो कि ग्वालियर ज़िले में चिनौर तहसील में पदस्थ हैं अभी। तो उनसे बातचीत करते हैं और आपको मिलवाते हैं। नमस्कार तहसीलदार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, एक दो जो कन्फ्यूज़न है हमारे वो क्या है कि जैसे शासकीय जो चरनोई होती है, चरनोई वाली ज़मीन, तो वो किस टाइप की ज़मीन होती है और उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? क्या दरअसल शासकीय भूमियाँ भूमि मुख्यतः दो प्रकार की, एक निजी भूमि है और एक शासकीय भूमि है। जी निजी भूमियाँ वो हैं जिन्हें शासन द्वारा आपको पट्टे के रूप में, ये बाद में वो आप भूमि स्वामी बन जाते हैं, लीज के रूप में दी जाती हैं बाद में वो। और शासकीय भूमि वो जो है शासकीय कार्यों के प्रबंधन के लिए होती हैं। कई सारे प्रकार हैं उसमें, जैसे आपने कहा चरनोई या चारागाह भूमि होती है, इसमें नजूल भूमि है जो शासकीय कार्यों के लिए आवंटन करने के लिए रखी जाती है। सेवा भूमि है इसमें अन्य शासकीय भूमियाँ हैं, है ना। कृषि हेतु जो कहते हैं कि काबिल काश्त भूमि है, ना काबिल काश्त भूमि, कई सारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, कई प्रकार से। तो जो आपने बताया चरनोई भूमि, वो चारागाह भूमि है। जब बंदोबस्त हुआ तो ये प्रयास किया गया था कि लगभग सभी गांवों में चारागाह भूमियाँ हों, जो उस गांव के जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनके लिए चारे की उपलब्धता उनके लिए उसी गांव में हो, उन्हें परेशान ना होना पड़े। और चाहे वो किसी किसानों के निजी वो पशु हों या वो आवारा पशु हों, उनके लिए चारे के लिए व्यवस्था उसी गांव में हो, ताकि वन जो हमारी संपदा है या हमारी पशु संपदा है वो सुरक्षित रह सके और हम संपन्न बन सकें। अच्छा, ये जो चरनोई वाली ज़मीन होती है, क्या ये किसी को आवंटित की जा सकती है? चरनोई भूमि अगर किसी गांव की कुल भूमि का 2% है, ये इतना न्यूनतम रहना आवश्यक है। इससे अधिक है तो कई बार देखा गया है कि शासन ने उसका अन्य कारणों जैसे पंचायत बनवाने में या किसी अन्य काम में प्रयोग कर लिया है, लेकिन वो उसके लिए बाकायदा एक पूरी फाइल चलती है। इसमें लिखा जाता है कि किसी भी हालत में इस गांव में जो शासन का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यूनतम 2% भूमि उपलब्ध है। यदि न्यूनतम 2% भूमि उपलब्ध नहीं है तो किसी भी प्रकार से किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। क्या इस प्रकार की ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष को भी आवंटित की जा सकती है? नहीं, चारागाह भूमि नहीं होगी अगर वो 2% से कम है तो किसी भी हालत में नहीं। जी। अच्छा, अब बात करते हैं सेवा भूमि। सेवा भूमि अगर किसी को आवंटित की जाती है, वैसे तो कोटवार के लिए आरक्षित होती है, तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है? सेवा भूमि, दरअसल सेवा भूमि के बहुत सारे सेवा भूमि मतलब जो है कि जो सेवा के लिए उपयुक्त हो रही है, वो आपके शैक्षिक उपयोग में भी आ रही है, वो भी सेवा भूमि है। जो आपके खेल उपयोग में आ रही है वो भी सेवा भूमि है। लेकिन हम यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि सेवा भूमि से आपका तात्पर्य उस सेवादार भूमि से है जो ग्राम कोटवार, जो MPLRC के तहत प्रत्येक गांव में ग्राम की सूचना प्राप्त करने के लिए तहसीलदार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनको उनकी सेवाओं के बदले उनका प्रबंधन करने, उनके प्रबंधन के द्वारा उनको उस राशि का उपयोग करने के लिए अपनी जीवन आजीविका चलाने के लिए जो भूमि दी गई थी, वो सेवा भूमि है। और वो सेवा भूमि तब समय जो बंदोबस्त के समय या उसके बाद तक, मेरे ख्याल से 2002 के 31 दिसंबर 2002 तक वो सेवा भूमि दी गई। वो सेवा भूमि वो कोटवा को उपलब्धता के आधार पर दी गई, कितनी उस गांव में उपलब्धता है। प्रत्येक गांव में जो है वो सेवा भूमि की एक वो रखी गई, इतनी सीमा में हो। कहीं पर कम भी थी, कहीं 10 बीघा थी, 12 बीघा थी, 15 बीघा, 20 बीघा हुए, लेकिन 20 बीघा से ज़्यादा किसी कोटवार को नहीं दी गई। और कहीं कहीं कोटवार के पास में बहुत कम भी थी, क्योंकि उस गाँव में अतिरिक्त शासकीय भूमि नहीं थी। तो ये था जब ये 2000 रुपये जब कोटवार मूल था, तब वो निम्न राशि लेकर बाद में धीमे धीमे कोटवारों का 4000 हुआ, आज वर्तमान में वो 8000 और इंक्रीमेंट लग के 9000 रुपये है। लेकिन जो लोग सेवा भूमि धारित किए हुए हैं उन्हें बहुत कम मात्रा में, जैसे आज वर्तमान में लगभग 800 रुपये या 1000 रुपये उनको जो है मिलते हैं, जिनके पास सेवा भूमि है। और जिनको नहीं है, जिनके पास में, उनको 9000 रुपये उनको सेवा मिलती है। तो ये उसी समय से है जिस समय मेरे ख्याल से 2002 के बाद कोई सेवा भूमि नहीं आवंटित हुई। कृषि पट्टा है तो उसमें जैसे मान लीजिए, जैसे अभी अब तो पट्टों के शासन ने वो खत्म ही कर दिया। 31 दिसंबर 2002 के बाद अभी कोई पट्टा जारी किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन वो अवैध है। उसके पहले पट्टा जारी किया जाता था कृषि, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी शासकीय भूमि को, बंजर भूमि को
पठार की भूमि को, पहाड़ की भूमि को, तालाब की भूमि को खेती योग्य बनाया है और उसके बाद उसके पास जीवन यापन के लिए कोई भूमि नहीं है। और ऐसा भी हुआ कि 85-86 में या उसके पूर्व इसके बाद तक ये था कि जो भूमिहीन व्यक्ति है और वो जो SC/ST समुदाय का है तो निश्चित प्रक्रियाओं के अधीन रह करते हुए उसके आवेदन के बाद और जांच उपरांत उनको पट्टे दिए गए। कहीं कहीं पर जहां भूमि उपलब्धता थी वो उसका जो रकबा रहा वो 5 हेक्टेयर तक रहा और जहां भूमि कम थी वो 2 हेक्टेयर भी रहा, 1 हेक्टेयर भी रहा, 400 आरे मतलब 2 बीघा भी रहा, 5 बीघा भी रहा, तो वो उसके उपलब्धता के आधार पर। मेरा प्रश्न ये है कि ये किस धारा के अंतर्गत हम कर सकते हैं? पट्टे का जो वो है वो धारा MPLC की मैं उस वक्त नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन अलग अलग योजनाओं के तहत किया गया है और ये आवंटन से भिन्न है पट्टा। तो वो आवंटन तो खैर जो है वो जिला स्तर पर होता है। जैसे आपके क्षेत्र की बात करें, अभी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं जिनमें कि शासकीय पट्टा जो किया गया है वो भी 121 की मिसलेनियस धारा में किया गया है जी। और ऐसी कौन कौन सी धारा है? ये मिसलेनियस धारा क्या होती है? दरअसल क्या है कि हर एक शासकीय कार्य के लिए जो MPLC के अंतर्गत है, जैसे मान लीजिए हमको कोई बटांकन करना है तो हम उसको A3 में करते हैं, नामांतरण है तो वो A6 में करते हैं, जैसे बंटवारा है तो A27 में करते हैं, या फिर जैसे हमको किसी राशि को वसूलना है तो A76 में, मतलब A1 से लेके A83 तक हमारे पास बहुत सारी हैं। कुछ तहसीलदार के अंतर्गत आती हैं, कुछ कलेक्टर महोदय जैसे 19 आपने बताया वो कलेक्टर महोदय के अंदर, कुछ SDM साहब के पास हैं। तो ये अलग अलग हेड्स में अलग अलग हमारे प्रकरण दर्ज होते हैं। अब ये सारे प्रकरण तो कोई जैसे नामांतरण का एक विशेष हेड है, बंटवारे का अलग विशेष हेड है, बटांकन का एक विशेष हेड है, या अन्य राजस्व वसूली का एक हेड है, लेकिन कुछ कार्यों के लिए कोई हेड नहीं है। मान लीजिए आपका कोई नामांतरण आदेश हुआ A6 के अंतर्गत, लेकिन वो अमल नहीं हुआ और आपको 1 साल बाद पता पड़ा कि मेरे वही शासकीय अभिलेख में मेरा अमल नहीं है। अब मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसको अमल करने के लिए मैं क्या लड़ रहा हूँ, तो उसको हमने मिसलेनियस या B121 कहा, जिसमें हम ऐसे सारे प्रकरण ले लेते हैं जिनके लिए पृथक से कोई हेड नहीं है। तो उसमें B121 जैसे आपका आदेश अमल करना, या फिर उसके लिए होता है कि जैसे आपने बताया कि जैसे पट्टा का है तो समझता है वो कोई हेड अलग से ना होने पर उस B121 में ऐड करके वो पट्टे दिए गए हैं। वो आप जानते हैं, आपको पता चला होगा कि, लेकिन वो जिस प्रकार की होती, किसी अधिकारी ने 20 साल में ये प्रयास तक नहीं किया कि चंदन सिंह पुत्र जो भी नाम है उन्होंने बताया मनीराम कुशवाहा से उस शासकीय भूमि को छोड़ा लिया जाए जी। उनका प्रभाव और उनका असर इतना था कि किसी अधिकारी ने तमाम आदेशों के बावजूद पिछले 20 साल में 2002 से 2025 तक उस भूमि को छुड़ाने की हिम्मत नहीं की जी। जब मैंने पहली बार उनको नोटिस दिया तो उसके बाद उनका कई प्रकार से उनके द्वारा कई स्थानों से कई बार दबाव के ऊपर पड़ा और ये भी आया कि अगर आप करते हैं तो आप बहुत समय तक जो भी है। अब चूँकि उनका वो नहीं हुआ उस पूरा, तो जब मैं सारी काम जब नियम वाले से कर रहा हूँ तो ऐसा कैसे संभव है कि उनकी 1 बीघा 2 बीघा काट लूँगा? क्या उसका वीडियो बना है, उसका पंचनामा है, उस सारे लोगों की जो कार्रवाई है उसका वीडियो बनाया गया, कहाँ से? तो कहने में कुछ भी कहा जा सकता है। दूसरी बात, अगर मैं मान रहा हूँ ऐसा है भी जी, नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा है एक बार भी, तो वो स्वतंत्र है कि उनके वो में अपील करें। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति अन्याय कर रहा है इतने समय से, जो अन्याय है, जिसने मुझ तहसीलदार को ऑर्डर होने के बाद और मेरे कोटवारों को वहाँ मशीन उपलब्ध नहीं कराने दी, कोई कंपाइलर वाला लगभग 15 दिन तक वहाँ मशीन काटने नहीं आया। उसने ये कहा कि चंदन कुशवाहा के विरुद्ध हम काटने नहीं जाएंगे। तब मेरे कोटवारों ने वहाँ पर हाथ से काटना शुरू किया और इस गुस्से को देखते हुए मैंने इस मशीन को जब्त किया। उसके सरदार जी को ये पूरी बात बताई, जो उनके मालिक थे। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा भले ही वो बाद में कुछ भी बिगाड़े लेकिन मैं काटने जाऊँगा। और उन्होंने सहयोग किया। पहला में हमें हाथ से काटनी पड़ी और बाद में कुछ फसल को कंपाइलर से काटा गया। तो जो व्यक्ति एक तहसीलदार को, प्रशासनिक अधिकारी को उसका रियल वर्क नहीं करने दे रहा अपने प्रभाव से, ये कैसे संभव है कि वो अपनी निजी भूमि को काटने देगा? ये असत्य आरोप है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती समय दिया। ग्वालियर से विवेक पांडे, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। और देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल पर।